हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा। आज का लेक्चर इक्विवेलेंट बेट का लेक्चर 2 है, जिसमें इक्विवेलेंट बेट के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। एक लेक्चर 1 भी इस पे है, जिसमें इक्विवेलेंट बेट क्या है, मॉलिक्यूलर बेट से डिफरेंट क्यों है, और ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है ये क्यों ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया, वो सभी लेक्चर 1 में मौजूद है। आप एक बार उसको देख लेंगे। अब हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 2 में इस एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और तब देखेंगे कि आखिर ये डिफरेंट सिस्टम के लिए बैलेंसिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बैलेंसिंग फैक्टर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन फैक्टर। ये बैलेंसिंग फैक्टर जिस सिस्टम का आपको इक्विवेलेंट बेट कैलकुलेट करना है उस सिस्टम के केमिकल नेचर से रिलेटेड है। यानी केमिकल कॉम्बिनेशन में या किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, किस फैक्टर से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी फैक्टर को बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं। यानी बैलेंसिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ए केमिकल सिस्टम in chemical reaction या chemical combination। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अलग अलग सिस्टम का अलग अलग नेचर होगा, तो निश्चित रूप से बैलेंसिंग फैक्टर निकालने का तरीका भी अलग अलग होगा डिफरेंट सिस्टम्स में। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर का पहले हम लोग आइडिया लेते हैं क्या है। बैलेंसिंग फैक्टर मेजर कैसे करना है, इसके लिए अलग से सभी लेक्चर मौजूद है, जिसमें किसी लेक्चर में एसिड का कैसे निकालना है बैलेंसिंग फैक्टर वो सिखाएंगे, बेस का कैसे निकालना है वो बताया जाएगा, आयन का कैसे निकालना, ये सभी डिफरेंट लेक्चर्स में मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस बैलेंसिंग फैक्टर को देखते हैं कि आखिर ये डिफरेंट सिस्टम के नेचर पे अगर डिपेंड करता है तो वो नेचर क्या हो सकता है। तो देखो, ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है, यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर है और यहाँ पर कोई केमिकल सिस्टम है। अब ये केमिकल सिस्टम जो है इसके हिसाब से ये नेचर होगा। जैसे अगर एसिड है तो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा किसी रिएक्शन में कितना H+ ये प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। क्लियर है? एसिड है तो यही नेचर है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ऐसे इसका डिटेल डिस्कशन डिफरेंट लेक्चर्स में मौजूद है। HCl है तो बैलेंसिंग फैक्टर 1 होगा, क्योंकि एक H दे सकता है, एक H+, और अगर H2SO4 है तो बैलेंसिंग फैक्टर 2 होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है बेस। बेस का नेचर क्या होगा, तो ये कितना OH- प्रोवाइड करता है, तो बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-। जैसे NaOH, बैलेंसिंग फैक्टर 1। दो चीज समझ में आ गई। अब सपोज आयन है, तो आयन का क्या नेचर होगा किसी कॉम्बिनेशन में। इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आया, या किसी रिएक्शन में कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, केमिकल चेंज में यही नजर आएगा। तो आयन में बैलेंसिंग फैक्टर बहुत सिंपल है, इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखना, फिलहाल मैं केवल बैलेंसिंग फैक्टर क्यों केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है और कैसे करता है वो समझा रहा हूं। ये केवल एक रिव्यू है और इसका डिटेल डिस्कशन अलग अलग लेक्चर में मौजूद रहेगा। तो सपोज Al3+ है तो बैलेंसिंग फैक्टर 3 है तो 3 हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज। सपोज O2- है तो बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो गया। तो एसिड का नेचर H+, बेस का नेचर OH-, आयन का नेचर उस पर चार्ज जो है उसके हिसाब से।
तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है वो समझ में आ रहा है। इसके अलावा सिस्टम में आपके पास हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट या आयोनिक कंपाउंड, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है इसी हिसाब से डिसोसिएट करेगा या इसी हिसाब से ये फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव आइदर केस चार्ज। जैसे NaCl बैलेंसिंग फैक्टर 1, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज भी 1 है और माइनस भी 1 है। Na2SO4 बैलेंसिंग फैक्टर पॉजिटिव चार्ज भी 2 है और निगेटिव चार्ज भी 2 है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 2 मान लो मैग्नीशियम फॉस्फेट है, तो बैलेंसिंग फैक्टर देखो कितना होगा। तो मैग्नीशियम का चार्ज +2 और कितना मैग्नीशियम 3, तो 3 × 2 6। यहाँ भी फॉस्फेट का चार्ज -3 × 2, यहाँ भी 6, यानी बैलेंसिंग फैक्टर 6। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होगा। कोवैलेंट सिस्टम के केस में थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि कोवैलेंट सिस्टम अगर है, कोवैलेंट सिस्टम में आपको फिर इसका रिएक्शंस देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन में शामिल है या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना पड़ता है, जो हम लोग जब इस चैप्टर को, इस टॉपिक को डील करेंगे तो वहाँ पर डिटेल पे इस पे बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडॉक्स रिएक्शन में नजर आता है, उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका नेचर क्या है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, या ये ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है पर मोल, यही इसका नेचर है। तो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा इस केस में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा पर मोल। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में ऐसे सोचना है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे KMnO4 एसिड मीडियम में चेंज करता है Mn2+ में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +7, ये +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 5। सेकेंड केस, सपोज किसी रिडॉक्स प्रोसेस में एक सिस्टम ए है जो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कुछ बनाता है, तब यहाँ पर देखो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मोल। तो 2 मोल के लिए कितना एक्सचेंज कर रहा है 5, तो 1 मोल के लिए 5/2, कुछ इस तरह से हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर अभी जो हमारा बेसिक कंसेप्ट समझना था उसके हिसाब से मैंने आपको डील किया। अभी फिलहाल इस पे हम लोग क्वेश्चंस डील नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अलग अलग सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इन फैक्टर क्या है, ये समझ में आ गया। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ये क्या है? अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से मिलता जुलता टर्म है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम।
and this is also called 1 gram equivalent. ये ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट is equivalent weight in gram and this is actually 1 gram equivalent. आप इससे मिलता जुलता टर्म देखे होंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल या मोलर मास, या मोलर मास। यहां पर भी हम लोग इसको कह सकते हैं मोलर इक्विवेलेंट मास। तो आप ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट सिंपल लैंग्वेज में इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, आप इससे कंपेयर करके बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, एटॉमिक मास को जोड़ दो, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट है 98/2। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, 2H प्लस ये प्रोवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 49। अब इसी केस के लिए देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 ग्राम। और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और ये क्या कहलाएगा? यस, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम, दिस इज 1 ग्राम मोल। क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 0.2 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? तो देखो 1 ग्राम मोल का मतलब 98 ग्राम, तो 0.2 ग्राम मोल का मतलब इतना ग्राम। अब यहां बताओ, यहां पर भी इसी तरह से एक यूज करते हैं एग्जांपल। 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा? तो देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 49 ग्राम, तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 0.49 × 0। क्लियर है? तो आप इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे। अब मैं क्या करता हूं, और भी बहुत सारा इसमें टर्म आएगा, तो आपको इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म समझने में आसानी हो, मैं एक कंपैरिजन करता हूं इक्विवेलेंट कंसेप्ट को मोल कंसेप्ट से। वो देखना, फिर आपको जल्दी से पूरा कहानी इसका विजुअलाइज होने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू कंपैरिजन विथ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं मोल कंसेप्ट में क्या क्या हम लोग जानते हैं, और यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है? और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इससे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है तो आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं। पहला है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम एंड दिस इज 1 ग्राम मोल। यहां पर हो जाएगा इसी से मिलता जुलता ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पहला कंपैरिजन। दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट क्या है? यस, सम ऑफ एटॉमिक मास। और इस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या है? यस, मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसिंग फैक्टर। थर्ड केस, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो आपको याद होगा मास या वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं आपसे पूछूं
कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई आप, तो इसी से कंपेयर करके बोलो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। देखो तो इस दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू W बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। तो W बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ जाएगा। अब ये देखो ये टर्म क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया मेरे पास इस दोनों के कंपैरिजन में, वो आ गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इस एक्सप्रेशन का काफ़ी यूज है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर एडवांस स्टोइकोमेट्री में। क्लियर। आप एक दूसरे को कंपेयर करके, एक दूसरे के बीच कंपेयर करके बहुत सारा रिलेशन आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक नया प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है। इसको समझने के लिए आपको मोलर वॉल्यूम पे पहले आना होगा। मोलर वॉल्यूम Vm। चलिए हमारा कंडीशन है STP या NTP, ताकि हम लोग इसको जल्दी से समझ लें मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर PV इक्वल टू nRT लेना होगा। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम, और दिस टर्म इज रिलेटेड फॉर गैस। मोलर वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन पे सोचते हैं। हाइड्रोजन, अब हमको देखना होगा कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए इक्विवेलेंट इसका मास कितना होगा, और मोलर वॉल्यूम के लिए इसका मास कितना होगा। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब है पर मोल, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब है पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट मास कितना है 1 ग्राम, और पर मोल मास कितना है, यस दिस इज 2 ग्राम। मोल कंसेप्ट कहता है कि अगर मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, मोलर मास के बराबर हो, तो इसका मतलब होता है 1 मोल, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP। अब इसी चीज को यहां यूज करो। देखो 2 ग्राम का मतलब 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम का मतलब 11.2 लीटर, एंड दिस इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। पहला केस हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए पर मोल मास कितना है 32 ग्राम, यानी 22.4 लीटर। और ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट मास कितना है, यस 8 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा देख लो, 22.4 बाई 4 हो जाएगा 5.6 लीटर। दिस इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट पार्ट, क्लोरीन के लिए, किसी भी गैस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मैं केवल वो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस सिस्टम था उस पर बात कर रहा हूं। क्लोरीन के लिए 71 ग्राम पर मोल मास 22.4 लीटर, और क्लोरीन के लिए इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम। ये हो जाएगा 22.4 बाई 2, यानी 11.2 लीटर। ये इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑक्युपाइड पर इक्विवेलेंट ऑफ ए गैसियस सिस्टम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम
तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का सीधा मतलब है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट एट STP, या कोई दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग ये सभी छोटा छोटा टर्म जब समझ गए तो बहुत आसानी से हम लोग आगे इसका एप्लीकेशन करने लगेंगे और सीख भी जाएंगे। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और अगर गैसियस सिस्टम है, वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं, याद होगा आपको, वॉल्यूम इन लीटर बाई मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 STP गैस के लिए, ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन लिखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में, तो देखो क्या हो जाएगा। ये तो हो गया वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर जो गिवन है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये था एक्चुअली मोलर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर STP गैस। और ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन है तो आप डायरेक्ट ले लेना 11.2, ऑक्सीजन है तो 5.6, क्लोरीन या किसी दूसरे गैस के लिए भी मेजर कर लेना। उम्मीद है कि आज का जो सेकेंड लेक्चर था इक्विवेलेंट पार्ट 2, ये अगेन बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, और आप इस लेक्चर को, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को एक साथ देखेंगे तो आप इससे रिलेटेड किसी तरह के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और बाकी डिफरेंट टॉपिक का लेक्चर भी मौजूद है, आप उसको भी एप्लीकेशन पार्ट के लिए देखेंगे। थैंक यू।